तो अगर कहीं भी आपको लगेगा समझ नहीं लग रहा तो प्लीज इंटरप्ट मी। यस, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो अभी हमने क्या किया है, हमने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय, जिसमें ई नंबर, ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर के 3 कॉलम थे, और इसमें मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। और यू कैन सी दैट कि हर एक में मैंने एम्प्लॉय नंबर यूनिक दिया है, और डिपार्टमेंट नंबर 3 जो बंदे हैं उनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो एक का 20 है। तो डिपार्टमेंट नंबर जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके आप देखते हैं कि हमने ये रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट किए हैं। दीज आर द 4 रिकॉर्ड्स व्हिच वी हैव इंसर्टेड। ओके, अब जो पॉइंट मैं यहाँ आपको बोलना चाहता था या डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि लेट्स सपोज मैं अपडेट की कमांड इशू करता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू राज। क्या होगा इस कमांड से? अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू राज, एनीवन? इससे जो सबके नेम है वो राज हो जाना चाहिए, जो अभी अलग अलग है। तो लेट्स रन दिस कमांड। नेम नहीं था, ई नेम है क्या? select e name, let's execute it. Yeah, so this is important point which I want to show. तो अभी मैंने एक अपडेट की कमांड इशू की है, और इस अपडेट के आउटपुट के ऊपर मुझे मिल रहा है 4 रोज अपडेटेड। क्यों 4 रोज अपडेटेड मिल रही है? क्योंकि हमने एक कमांड जो इशू की थी वो ये थी कि अपडेट एम्प्लॉय सेट ई नेम इक्वल टू राज, तो 4 रोज अपडेट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बिगिन लिखता हूँ, इस बिगिन के अंदर ये सेम रो सेम कमांड अब कॉपी कर देता हूं और एंड कर देता हूं। तो अब सेम स्टेटमेंट है लेकिन मैंने बिगिन और अपडेट के अंदर डाल दिया, और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो अभी तक ये आ रहा था 4 रोज अपडेटेड, और यहाँ पे मैं चलो नाम चेंज कर देता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो अभी भी सेम रिकॉर्ड अपडेट होने चाहिए और 4 रोज अपडेट होनी चाहिए। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया मुझे आउटपुट मिली स्टेटमेंट प्रोसेस्ड। कहने का मतलब PL/SQL ने ये डिस्प्ले नहीं किया कितनी रोज अपडेट हुई है। क्यों नहीं डिस्प्ले किया? क्योंकि PL/SQL में कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए आपको DBMS आउटपुट यूज करना पड़ता है। तो अब बिना अगर आप अपडेट स्टेटमेंट SQL की सिंपल लिख रहे थे, यहाँ पे लिख के अगर अपडेट रन कर रहे हो तो वो सीधा बता रहा था कि भाई आपने 4 रोज जो है वो अपडेट किए हैं। यहाँ देखिए आपको 4 रोज अपडेट मिलती है। लेकिन अगर सेम कमांड मैं बिगिन और एंड के बीच में लिख के रन करता हूँ तो वो बोल देता है कि भाई SQL स्टेटमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, लेकिन कोई आउटपुट नहीं दिखाता भाई कितने रो अपडेट हुए हैं, हुआ भी है या नहीं हुआ कोई अपडेट। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है हमने सबसे पहले। तो हमें अब देखना है कि ये पहले क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि PL/SQL में हमें पता है कि कुछ भी डिस्प्ले अगर करना है तो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन यूज करना होगा। अब इसके अंदर आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो अपडेट, लेकिन कितने रो अपडेट हुए वो तो पता नहीं चलेगा। तो अब फंडा यहाँ ये निकलता है कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम वेरिएबल होना चाहिए जिसमें ये स्टोर हो कि जो लास्ट अभी मैंने एग्जीक्यूट की है अपडेट स्टेटमेंट उसमें कितने रोज अपडेट हुए हैं, और देन आई कैन डिस्प्ले दैट वैल्यू। तो हमारे पास जो लास्ट एग्जीक्यूटेड DML स्टेटमेंट है, यहाँ मैं DML की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये इंसर्ट अपडेट डिलीट सबके लिए एप्लीकेबल है। तो जो भी लास्ट एग्जीक्यूटेड DML स्टेटमेंट होती है, यानी कि वो इंसर्ट अपडेट डिलीट में से अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो उसने कितने रिकॉर्ड प्रोसेस किए हैं, उस अपडेट ने कितने रिकॉर्ड प्रोसेस किए हैं, ये इंटरनली एक कर्सर में स्टोर होते हैं। तो जब भी आप कोई भी DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो वो जितने भी रिकॉर्ड को प्रोसेस करती है वो उसके लिए एक इंटरनल एरिया ऑफ मेमोरी यूज करती है। नेचुरल है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो रैम का एक एरिया यूज होता है, और वो जो रैम का एरिया है जो स्टेटमेंट यूज करती है उस रैम के एरिया को हम कर्सर बोलते हैं। तो whenever we execute any DML statement, now let me open my slides. जब भी हम कोई DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी हम कोई DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए एक एरिया जो मेमोरी का है वो ओपन होता है, और वो जो एरिया ऑफ मेमोरी है, प्राइवेट एरिया ऑफ मेमोरी, इज कॉल्ड एज कर्सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक सिलेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके पीछे भी एक कर्सर ओपन होता है। जब आप अपडेट करते हैं तो भी कर्सर ओपन होता है, जब आप डिलीट करते हैं तो भी कर्सर ओपन होता है, और एक एरिया ऑफ मेमोरी है जो बफर की तरह काम करता है,
और ये बफर जो है ये खुद ब खुद क्रिएट होता है जब भी आप डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी हम डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं ये बफर क्रिएट होता है और इस बफर को, इस एरिया ऑफ मेमोरी को हम कर्सर बोलते हैं। और अगर इस एरिया ऑफ मेमोरी में, ध्यान से सुनना, अगर इस एरिया ऑफ मेमोरी में कितने रिकॉर्ड है या इसमें कोई रिकॉर्ड है भी है या नहीं है, अगर मैं ये चेक कर पाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें 4 रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं या 2 रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं या कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अब काम ये निकला कि जो मेरे पास इंटरनल एरिया ऑफ मेमोरी क्रिएट हो रहा है उसका नाम है एसक्यूएल। तो ये कर्सर जो है ये ओरेकल खुद क्रिएट कर रही है। कब क्रिएट करती है? जब भी आप सेलेक्ट इशू करते हैं, जब भी आप अपडेट इशू करते हैं, जब भी आप डिलीट इशू करते हैं, जब भी आप इंसर्ट इशू करते हैं, इसके पीछे एक एरिया ऑफ मेमोरी क्रिएट होता है और इस एरिया ऑफ मेमोरी को मैं कर्सर बोल रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, सो इसलिए मैं इसको इम्प्लिसिट कर्सर बोल रहा हूँ और इसका नाम है एसक्यूएल। अब इस एरिया में कितने रिकॉर्ड गए हैं या इसका स्टेटस क्या है, इसको चेक करने के लिए कर्सर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस एरिया का जो एरिया है या बफर है, इसके स्टेटस को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि एक एट्रीब्यूट है परसेंटेज रो काउंट। कौन सा एट्रीब्यूट है? परसेंटेज रो काउंट। ये क्या बताता है? रिटर्न नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस्ड इन द कर्सर। तो एक कर्सर में कितने रिकॉर्ड प्रोसेस हुए हैं ये किसमें स्टोर होता है? परसेंटेज रो काउंट में। और इसको यूज कैसे करना है? इसके आगे कर्सर का नाम लगाना है। तो अगर आप एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट यूज करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने अभी लास्ट एग्जीक्यूट की है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या रिट्रीव, उसके लिए जो एरिया मेमोरी का इंटरनली क्रिएट हुआ है उसमें कितने रिकॉर्ड गए हैं, उसमें 10 गए हैं, 5 गए हैं, कितने गए हैं, वो इस एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट से पता चल सकता है। लेट्स यूज सर दिस। आप एक बार बफर बता देंगे, बफर क्या होता है फिर से? I will tell you. Let's first do it. So अब अल्टीमेटली क्या है? बफर एक एरिया ऑफ मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है या रैम का एरिया है जो क्रिएट हुआ जब भी आपको अपडेट करना था। अब उस एरिया में कितने रिकॉर्ड गए? उस एरिया में जितने भी रिकॉर्ड अपडेट हुए होंगे वो गए होंगे। अब उस एरिया का स्टेटस चेक करने के लिए कि उसमें कितने रिकॉर्ड गए हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कीवर्ड है, दैट कीवर्ड इज एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट। तो एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट आपको बता सकता है कि भाई ये जो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसमें कितने रोज प्रोसेस हुए हैं। अगर ऐसा है तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड लेट्स फर्स्ट चेक द आउटपुट। So dbms underscore output dot put underscore line. Let's execute it. So now you can see the output. We have update 4. तो जो 4 रिकॉर्ड, इसी अपडेट में 4 रिकॉर्ड गए थे और ये 4 रिकॉर्ड किसने डिस्प्ले किए हैं? इस एसक्यूएल परसेंटेज ने किए हैं। तो इसको मैसेज बना सकते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड आर, रिकॉर्ड्स अपडेटेड आर, तो यहाँ से नंबर आ जाएगा। तो आप अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 4 रोज अपडेट हुए हैं। तो माय पॉइंट इज दिस कि अगर आप सिंपल एसक्यूएल की स्टेटमेंट रन करते हैं तो वो तो आपको सीधा ही बता देता है 4 रोज अपडेटेड। लेकिन अगर पीएल एसक्यूएल में आपने इसी अपडेट को बिगिन और एंड में डाल दिया तो वो आपको नहीं बताएगा कितनी रोज अपडेट हुई है। तो उसके लिए हमें कर्सर का फंडा यूज करना पड़ता है। और कर्सर में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई अपडेट स्टेटमेंट फायर करोगे ये इंटरनली एक रैम का एरिया यूज करेगा। इस रैम को मैं कर्सर बोल रहा हूँ। ये खुद ब खुद क्रिएट होती है, ये ऑटोमेटिकली एरिया जो है, ये ऑटोमेटिकली एरिया जो है क्रिएट होता है। सो इसलिए मैं इसको इम्प्लिसिट कर्सर बोल रहा हूँ और इस एरिया ऑफ मेमोरी का जो नाम है वो है एसक्यूएल। अब इस एरिया ऑफ मेमोरी में कितने रिकॉर्ड हैं इसको यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट और ये आपको बता देगा कि इसमें रिकॉर्ड कितने हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एट्रीब्यूट है। एक इस कर्सर का एट्रीब्यूट है एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड।
और एक एट्रीब्यूट है एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड और फाउंड जस्ट एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक को समझ लोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। परसेंटेज फाउंड का मतलब है वो बताएगा कि कोई रिकॉर्ड गया भी है या नहीं गया। तो अगर एक भी रिकॉर्ड गया है तो परसेंटेज फाउंड ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं गया तो परसेंटेज फाउंड फॉल्स रिकॉर्ड करेगा। तो परसेंटेज फॉल्स फाउंड ये बता सकता है कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ। कितने अपडेट हुए वो नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज फाउंड ट्रू रिटर्न किया है। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हुआ तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं सिर्फ कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ तो परसेंटेज फाउंड से काम चला सकते थे। लेकिन अगर ये चेक करना है कि भाई कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं तो फिर रो काउंट से करना है। तो रो काउंट मैंने यूज किया और इसमें मुझे पता चला 4 रोज अपडेट हुई है। अब मैं यूज बताऊंगा आपको परसेंटेज फाउंड के से क्या कर सकते थे। सो लेट गिव मी दिस टू इरेज इट। इसको क्लियर कर लेते हैं और अब मैं इस कोड को एक्सटेंड करता हूं, सॉरी इस कोड को एक्सटेंड करता हूं परसेंटेज फाउंड से। तो अपडेट हुआ हमने और यहां मैं यूज कर सकता हूं इफ एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, देन तो क्या मुझे मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए? तो मुझे मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड। जस्ट गिव मी अ मिनट टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगा इसके बाद। और एल्स सो यहां लिख देंगे कि अगर उसको फाउंड में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता तो डिस्प्ले कर देंगे नो रिकॉर्ड अपडेटेड। तो रिकॉर्ड्स अपडेटेड हो गए यहाँ पे और यहाँ हमने डिस्प्ले कर दिया कि कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इफ था, एंड इफ भी तो यूज करना था, इफ यूज किया है तो आपको एंड इफ यूज करना है। तो मैं ये कमांड प्रोग्राम जो है ये आपको यहाँ से ऊपर वाली स्टेटमेंट तो डिलीट ही कर देते हैं। We have already discussed this. So this is our code. तो अपडेट कर रहे हैं और अपडेट के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि एसक्यूएल परसेंटेज में फाउंड है या नहीं है। अगर फाउंड है तो बताऊंगा अपडेट हुआ है, एल्स अगर नहीं है तो ये बता देगा नो रिकॉर्ड अपडेटेड और एंड इफ। इसको रन करूंगा तो अभी तो आपने ई नेम सबके राम के चेंज किए हैं तो 4 रोज अपडेट हो रहे हैं। सो मैसेज मिलना चाहिए रिकॉर्ड्स अपडेटेड। कितने हुए ये नहीं बता पाया। अब इसमें मैं एक क्वेरी ऐड कर देता हूं टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू। वेयर ई नंबर इक्वल टू लेट्स सपोज 8, व्हाट शुड बी द आउटपुट नाउ? बोलो एनीवन, क्या आना चाहिए? तो अब कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है तो नो रो अपडेटेड आना चाहिए। तो बिगिन रन करते हैं और नाउ यू कैन सी दैट नो रिकॉर्ड अपडेटेड। तो परसेंटेज फाउंड का पर्पस हो गया कि ये बता देगा कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या डिलीट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कितने हुए वो नहीं बता पा रहा। कितने के लिए यहाँ पे आप ऐड कर लो कि सभी पता भी चल जाएगा। एसक्यूएल परसेंटेज, बोलो क्या लिखना था एसक्यूएल परसेंटेज? एनीवन? रो काउंट। रो काउंट ऐड कर देते हैं। अब मैं रन करता हूँ तो ये एक तरफ तो बताएगा कि कोई रो अपडेट नहीं हुआ, और यहाँ पे जैसे ही ई नंबर मैं 1 करता हूँ आपको ऊपर वाला पोर्शन ट्रू वाला चल जाएगा अब, और यहाँ मैसेज आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड 1। सो दिस इज द पॉइंट। और ये काम हमने किससे किया है? कर्सर से किया। और कौन सा कर्सर यूज किया बोलिए जरा, कौन सा कर्सर यूज किया है? इनबिल्ट कर्सर। और दैट इनबिल्ट कर्सर इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कर्सर, और उसका जो नाम है वो है एसक्यूएल, और एसक्यूएल के आगे आप एट्रीब्यूट लगा के उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस। हाँ, एक और एट्रीब्यूट था जो मैं यहाँ पे आपको अभी नहीं बताया। 4 एट्रीब्यूट हैं। तो एक एट्रीब्यूट पढ़ लिया हमने एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, दूसरा हो गया एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड, जस्ट ऑपोजिट हो गया। नॉट फाउंड ट्रू रिटर्न करेगा जब नहीं मिलेगा, और फॉल्स रिटर्न करेगा जब रिकॉर्ड मिलेंगे, तो जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर होगा। और चौथा हो गया एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट, तीसरा हो गया जिससे नंबर ऑफ रिकॉर्ड पता चलते हैं। एक है एसक्यूएल परसेंटेज इज ओपन।
SQL परसेंटेज इज ओपन, ये बताता है कि जो कर्सर है आपका, जो मैं अभी बोल रहा था कि जब ये स्टेटमेंट चलती है तो एक कर्सर बनता है, तो ये कर्सर जो इंटरनल है इसका नाम है SQL। अब ये कर्सर ओपन है या क्लोज है उसको चेक करने के लिए एक कमांड है SQL परसेंटेज इज ओपन। फंडा ये है कि जब भी आप कोई कर्सर बनाते हैं तो मतलब एरिया जब मेमोरी का बनता है तो वो ओपन होता है, प्रोसेस होता है और वो क्लोज होता है। तीन काम होते हैं जब भी आप कोई भी कर्सर के ऊपर काम करते हैं। सो पहले कर्सर ओपन होता है, फिर कर्सर प्रोसेस होता है और फिर वो कर्सर क्लोज हो जाता है। ये कब काम होता है? जब भी आप कोई भी DML स्टेटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो जब भी आप DML स्टेटमेंट प्रोसेस करते हैं ये तीन काम होंगे, कर्सर ओपन होगा, उसमें रिकॉर्ड प्रोसेस होंगे और वो कर्सर क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये अपडेट स्टेटमेंट फायर की, इस अपडेट के पीछे एक कर्सर बना, वो ओपन हुआ, प्रोसेस हुआ और फिर वो कर्सर क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो जैसे अपडेट की स्टेटमेंट आप खत्म करके बाहर निकलोगे, कर्सर क्या हो चुका होगा? ओपन या क्लोज? जैसे आप अपडेट की क्लोज निकलोगे तो कर्सर क्या हो चुका होगा? क्लोज हो चुका होगा। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जैसे ही आप अपडेट की स्टेटमेंट को फायर करके बाहर निकलते हो, कंप्लीट करके निकलोगे, तो आप पाओगे कि कर्सर हमेशा क्लोज स्टेट में है। सो माय पॉइंट इज दिस कि SQL परसेंटेज इज ओपन, ये जो SQL परसेंटेज इज ओपन है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो SQL परसेंटेज इज ओपन, तो ये आपको ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा? फॉल्स। ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जो इम्प्लिसिट कर्सर है ये कभी भी आपको ओपन नहीं मिलेगा। जो इंटरनल SQL नाम का कर्सर है ये कभी भी ओपन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन कब हुआ होगा? जब ये अपडेट चल रही होगी, तो उसी के समय ये इंटरनल एग्जीक्यूशन के समय ओपन हुआ, प्रोसेस हुआ और फिर जैसे अपडेट खत्म हुई क्लोज हुआ। आप जब भी चेक करोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चेक करोगे, और जब भी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चेक करोगे तब आपको कर्सर क्या मिलेगा? क्लोज मिलेगा। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे फिर इसको बनाया क्यों है? इसको बनाया इसलिए है, ये काम में कब आएगा? ये काम में आएगा जब मैं यूजर डिफाइन कर्सर पढ़ाऊंगा। तो जब यूजर डिफाइन कर्सर बनाएंगे तब कर्सर खुद ओपन करना पड़ेगा, खुद प्रोसेस करना पड़ेगा, खुद क्लोज करना पड़ेगा। तो उस समय कहीं आप कर्सर को ओपन तो नहीं छोड़ आए हो, उसको चेक करने के लिए हमने एक पैरामीटर बनाया था इज ओपन। बट this parameter is not valid for implicit cursor because it always return, valid तो है but it always return false, ये हमेशा false return करता है। इसको करके देखते हैं फिर हम इस डिस्कशन को पूरा करेंगे। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, इससे बात बन जाएगी। तो DBMS आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। किसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाऊँ? SQL परसेंटेज is open, तो हमेशा ये false होना चाहिए। So we just displayed the value. After this update, I displayed the value. Percentage, SQL percentage is open. So let's execute it. Run this. DBMS underscore put line SQL percentage is open. There is error. DBMS underscore output dot put underscore line SQL percentage is open. Okay, this is not giving me the output. if में यूज करते हैं, if SQL percentage is open, तो ये लगा दिया हमने open. So let's do this. So yes, we got the output. So you can see that कि ये false था. Well, you cannot print actually true false in PLSQL DBMS output put line as such. तो वो आप समझ सकते हैं कि ये जो if वाला पोर्शन था, SQL परसेंटेज इज ओपन, ये फायर नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स थी।
तभी ये डिस्प्ले नहीं हुआ, इट इज ओपन। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट करके अपडेट के आगे चेक करोगे, एसक्यूएल परसेंटेज इज ओपन हमेशा आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस कि 4 एट्रीब्यूट है एसक्यूएल के, और जो पहला एट्रीब्यूट है वो है इज ओपन, और ये मैंने यहाँ लिखा क्लियरली कि ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो जब भी आप चेक करेंगे इम्प्लिसिट के केस में ये हमेशा फॉल्स मिलेगा। परसेंटेज फाउंड ट्रू रिटर्न करेगा अगर मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड डीएमएल स्टेटमेंट सक्सेसफुल हुई है। मतलब मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूट स्टेटमेंट में अगर कुछ अपडेट हुआ या डिलीट हुआ है तो ये फाउंड ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट फाउंड ऑपोजिट है, और रो काउंट बताएगा कितने नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड हुई हैं। तो इसके लिए ये प्रोग्राम है, अभी हमने ये करके देखा है। मैं बिगिन में डिलीट स्टेटमेंट फायर कर रहा हूँ, वेयर ई नंबर इक्वल टू 1, और इसके बाद चेक कर रहा हूँ नॉट फाउंड, इसका मतलब रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, एल्स रिकॉर्ड डिलीटेड है। तो इसमें हमने नॉट फाउंड का यूज किया है। सिमिलरली ये रो काउंट यूज किया है, हमने यहाँ एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है एक्चुअली, ये डिलीट किया, रो काउंट की वैल्यू फेच की और उसको n में स्टोर कर दिया, और मैंने डिस्प्ले कर दिया टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीटेड आर n, और ये n ऊपर डिक्लेयर किया है। हमने इसको सीधा भी कर लिया, वेरिएबल की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। So this is the concept, and we have discussed up to this point the cursor which is called as implicit cursor. तो ये जो कर्सर था ये यूजर इम्प्लिसिट था और इसका नाम था SQL। अगली डिस्कशन किसकी करनी है, बोलिए सर। यस प्लीज। सर आपने बताया था ना कि इम्प्लिसिट जो एसक्यूएल इज परसेंटेज इज ओपन कर्सर है वो हमेशा क्लोज रहेगा, बट इसका मीनिंग क्या है, मतलब व्हाट डज इट इंप्लाई, होता कैसे? गुड पॉइंट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इम्प्लिसिट के कर्सर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मान लो आपने अपडेट लिखी, उस अपडेट के समय कर्सर ओपन होगा, प्रोसेस होगा और क्लोज होगा। ये सब काम ऑटोमेटिक कौन करेगा, ओरेकल करेगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ चेक करेंगे एसक्यूएल परसेंटेज इज ओपन, तो ये हमेशा आपको क्लोज ही मिलने वाला है और हमेशा ये आपको फॉल्स ही देने वाला है। लेकिन जब एक्सप्लिसिट कर्सर की बारी आएगी, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, इस एक्सप्लिसिट कर्सर को ओपन भी खुद करना है, प्रोसेस भी खुद करना है और क्लोज भी खुद करना है। तो ये जो एट्रीब्यूट इज ओपन है ये एक्सप्लिसिट में भी काम करेंगे। तो जो 4 एट्रीब्यूट मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये एक्सप्लिसिट में भी काम करने वाले हैं। तो कहने का मतलब इज ओपन वाला जो था वो हमने एक्सप्लिसिट को पॉइंट में रख के, ध्यान में रख के बनाया है, नॉट फॉर इम्प्लिसिट कर्सर। तो इम्प्लिसिट में यूज करोगे तो फॉल्स मिलेगा, बट एक्सप्लिसिट के केस में ये ट्रू दे सकता है कि अगर आपने क्लोज नहीं किया तो ये आपको ट्रू देगा। I will discuss one example, then the things will be more clear to you. तो अब ये तो बात हो गई इम्प्लिसिट कर्सर की कि भाई जो आप PL/SQL में अपडेट, डिलीट या इंसर्ट यूज करते हैं उसने कितने रिकॉर्ड अपडेट, इंसर्ट या डिलीट किए हैं उसको देखने के लिए आपको क्या यूज करना है, इम्प्लिसिट कर्सर यूज करना है। अब एक्सप्लिसिट कर्सर के बारे में डिस्कस करते हैं। Select star from employee. I have this table, and in this table we have these 4 records. Good. Now you know that मैं let's suppose e name display करना चाहता हूँ। क्या display करना चाहता हूँ? e name. Select e name from employee. सबका e name मुझे चाहिए, तो मैं ये कमांड लिख दूंगा और ये आपको सबके e name डिस्प्ले कर देगी। सबका नाम राम है तो ये सबके ई नेम डिस्प्ले कर दिए। लेकिन अगर मैं यही ई नेम PL/SQL में डिस्प्ले करना चाहता हूं तो क्या करना है, ये प्रोग्राम लिखते हैं। तो PL/SQL में ई नेम डिस्प्ले करना है, तो यू नो दैट कि इसमें बिगिन यूज करनी पड़ती है। बिगिन में सिलेक्ट क्या यूज करेंगे, बोलोगे क्या लिखूंगा, टू डिस्प्ले ई नेम फॉर ऑल द, सिलेक्ट ई नेम, इनटू यूज करना है, n from employee, फिर dbms underscore output dot put underscore line और डिस्प्ले कर देंगे n
और यहाँ कर दूंगा मैं एंड। और ये n वेरिएबल है तो ऊपर इसको यू नो दैट कि मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे, कौन बताएगा? कोई बताइए अनम्यूट करके अपने आप को। सर परसेंटेज टाइप। वेरी गुड। तो टेबल नेम इज imp डॉट कॉलम नेम इज ename परसेंटेज। परसेंटेज टाइप। यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या होने वाला है? सर एरर आएगा। एक बार राम आएगा। तो क्या हुआ? सर एग्जैक्ट फेच रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड टू नंबर मैनी ऑफ रोज। तो ये टू मैनी रोज का एरर आ गया और यू नो दैट वो हैंडल भी कर लेते हैं हम। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करना है, बोलो क्या लिखूं एक्सेप्शन ब्लॉक में? when too many rows। when टू रोज और यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ मैनी की स्पेलिंग क्वेरी रिटर्न्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स। टू मैनी रोज का दिल्ली आएगा। टू मैनी रोज के बाद धनी है सियाने हो गए तुसी पंजाबी समझ आती है थोड़ी थोड़ी। मैनी रोज स्पेलिंग से टू मैनी की स्पेलिंग भी गलत है मेरे। टू मैनी चलो चलो चला गया। सो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। क्या हुआ? एक्सेप्शन। So you can see that we got the message query return multiple record। तो हमने इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया, लेकिन प्रॉब्लम तो एक्चुअली सॉल्व नहीं हुई। आपको नाम तो मिला नहीं, आपको पता चला कि ये तो हो ही नहीं सकता। सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगी और ये अगर मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करती है तो हमारे पास टू मैनी रोज का एरर आता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे फंडा ये है कि मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे तो चाहिए, मैं तो नेम डिस्प्ले करवाना चाहता था किसके? एम्प्लॉय के, लेकिन किस में करवाने हैं? PLSQL में कराने हैं। काम तो इंपॉर्टेंट ही है कि आपको नेम चाहिए, तो अभी तक तो मैं बोल रहा था कर ही नहीं सकते, बट कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे मैं नेम डिस्प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। समटाइम यू नीड टू प्रोसेस सैलरी, समटाइम यू नीड टू प्रोसेस मार्क्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, क्योंकि आप हर चीज एक एम्प्लॉय के लिए तो नहीं ना कर सकते। मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था कि भाई जो भी कुछ करना है एक एम्प्लॉय के लिए करो। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो एक एम्प्लॉय के लिए करो, बिल कैलकुलेट करना है तो एक एम्प्लॉय का करो। अगर मल्टीपल पे करोगे तो टू मैनी रोज का एरर आएगा। बट यू कैन ऑलवेज आस्क कि भाई अगर मुझे 10 रिकॉर्ड के लिए काम करना है तो क्या करेंगे? तो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कर्सर यूज करना पड़ेगा। तो by default select into statement has been designed to process only one record, but if you have to process 5 record or 10 record or multiple record, then you have to create your own cursor। आपको अपना कर्सर बनाना पड़ेगा। तो कैसे कर्सर बनाते हैं उसके लिए हमारे पास अब है एक्सप्लिसिट कर्सर। तो मैं अब अपना खुद का एक कर्सर बनाऊंगा और उस कर्सर में मैं ये सारी इंफॉर्मेशन डालूंगा और फिर उसको एक एक करके डिस्प्ले करूंगा। तो नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी हैव दीज टू टॉपिक्स। तो इम्प्लिसिट कर्सर था कि भाई अगर अपडेट इंसर्ट डिलीट PLSQL में चलानी है तो वो बताता नहीं है भाई कितने रोज गए, तो उसके लिए इम्प्लिसिट कर्सर आ गया। लेकिन अब अगर सेलेक्ट इनटू से मल्टीपल रिकॉर्ड प्रोसेस करवाने हैं तो फिर सेलेक्ट इनटू सिंपल काम नहीं करती, फिर उसके लिए आपको अपना खुद का कर्सर बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप ये प्रोग्राम जो अभी मैं बोल रहा था कि हमें अगर करना है तो उसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक कंसेप्ट है एक्सप्लिसिट कर्सर का, और इस एक्सप्लिसिट कर्सर में हम मल्टीपल रोज को प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट कर्सर जो है ये मल्टीपल रोज को प्रोसेस करने के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि वियर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, तो मैं किसके लिए डेटा चाहता हूँ? डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए। तो नाउ यू नो दैट डिपार्टमेंट नंबर 10 में तो मल्टीपल रोज होंगी, तो अब इस मल्टीपल रोज को प्रोसेस करने के लिए सिंपल सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट नहीं चलने वाली, तो उसके लिए आपको एक कर्सर बनाना पड़ेगा। तो कर्सर एक्सप्लिसिट बनाना है, इसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है जो हमें करने हैं। तो वो क्या क्या है वो देखते हैं। सो ये कहता है कि सबसे पहला स्टेप है कि भाई कर्सर को डिक्लेयर करो। कहाँ? डिक्लेयर सेक्शन में। और इसमें आपको लिखना क्या है? कर्सर नेम ऑफ द कर्सर इज सेलेक्ट स्टेटमेंट।
तो ये जो है ये सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट है और ये डिक्लेयर सेक्शन में यूज हो रही है। और इस डिक्लेयर सेक्शन में आपको सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है विच कैन रिटर्न मल्टीपल रिकॉर्ड। तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करेगी और किस में जाएंगे, इस कर्सर में जाएंगे। और ये कर्सर क्या कर रहे हो आप, डिक्लेयर कर रहे हो। फिर आप बिगिन सेक्शन में कर्सर को क्या करोगे, आप ओपन करोगे और उसके लिए स्टेटमेंट है ओपन कर्सर नेम। तो मैंने आपको बोला था ना कर्सर को खुद ओपन करेंगे, तो पहले कर्सर डिक्लेयर कर दिया भाई जितने भी इंप्लॉय नेम है सारे के सारे इस कर्सर में चले जाए। फिर बिगिन में जाके उस कर्सर को ओपन किया। मैं यहाँ समझा भी देता हूँ क्या कर रहे हैं। सो मैंने बोला कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ई नेम फेच करो। तो जितने भी ई नेम थे वो सारे इस कर्सर में डाल दिए जिसका नाम था C1। ये कहाँ किया, डिक्लेयर सेक्शन में डाल दिए। अब बिगिन में बोल रहा हूँ ओपन कर्सर, तो ये ढक्कन कर्सर का बोलता है खोल लो। कर्सर का ढक्कन खुल गया, ओपन हो गया। फिर ये क्या करता है, फेच डेटा फ्रॉम द कर्सर 1 रो एट ए टाइम इनटू मेमोरी वेरिएबल। तो अब क्या करूंगा, कर्सर में से एक एक करके डेटा फेच करूंगा। पहली रो पे ये पॉइंट करेगा और इसकी वैल्यू फेच करूंगा, फेच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल। तो कमांड तीसरा स्टेप हुआ कि कर्सर ओपन करने के बाद इसकी वैल्यू फेच करूंगा कर्सर नेम इनटू वेरिएबल। इसकी वैल्यू एक वेरिएबल डाल दूंगा क्योंकि ले ई नेम था ना, तो इसको n में डाल दूंगा और इसको अब एक वेरिएबल में एक वैल्यू तो जा ही सकती है, तो इसको प्रोसेस कर लूंगा। फिर ये अब जब अगली बार फिर मैं क्या करूंगा, इस फेच को लूप में प्रोसेस करूंगा। तो पहली बार फेच चलेगा, वेरिएबल में आएगा। अगली बार अगला रिकॉर्ड फेच होगा, वेरिएबल में जाएगा। अगली बार नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच होगा, ये नेक्स्ट फेच होगा, ये नेक्स्ट फेच होगा, ये नेक्स्ट फेच होगा, तब तक जब तक ये रिकॉर्ड मिलने बंद नहीं होते। तो मैं फिर इसको एग्जिट करूंगा कब, जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और एग्जिट करने के बाद मैं कर्सर को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। सो दिस इज द पॉइंट। मैं दोबारा समझाता हूं कि हमने क्या अभी डिस्कस किया है टू मेक इट क्लियर टू यू अगेन। तो पहले स्टेप में मुझे कर्सर को डिक्लेयर करना है और उसके लिए कर्सर नेम इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो भी आपने सेलेक्ट करना है, अगर मल्टीपल कॉलम करोगे तो मल्टीपल 3 चले जाएंगे, 4 कॉलम सेलेक्ट करोगे 4, 1 करोगे तो 1 किसमें चला गया, इस कर्सर में चला गया। फिर कर्सर को ओपन किया, ये ढक्कन था इसका, इसको खोल लिया। ओपन करने के बाद इसकी ये कमांड थी। फिर फेच किया, फेच की कमांड है कर्सर नेम इनटू वेरिएबल। तो अगर 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे तो आपको 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इसको ए में डाल दिया, इसको बी में फेच कर लिया, इसको सी में फेच कर लिया। तो जितने कॉलम है उतने वेरिएबल्स हैं। फेच करने के बाद मैं इसको लूप में करूंगा, प्रोसेस द डेटा ऑफ ऑल द रोज ऑफ कर्सर by storing its value in memory variable 1 row at a time using loop। तो ये fetch statement loop में चलेगी और पहली बार फर्स्ट रिकॉर्ड, दूसरी बार सेकंड रिकॉर्ड, तीसरी बार तीसरा, चौथा, तब तक जब तक सारे रिकॉर्ड प्रोसेस नहीं हो जाते। सारे प्रोसेस हो गए तो लूप से बाहर आऊंगा और कर्सर को क्लोज कर दूंगा। तो अब कैसे करना है उसका हम कोड लिखेंगे और उस कोड के थ्रू हम ये चीजें अब सीखेंगे। बट आई होप दैट यू गॉट ए आइडिया कि मुझे अब यूजर डिफाइंड कर्सर बनाना है। उस कर्सर में जो मैं चाहता हूं वो डाल दूंगा और फिर एक एक करके उसको प्रोसेस करूंगा। लेट्स डू इट ज्वाइंटली। तो ये वाला जो प्रोग्राम था, ई नेम हम डिस्प्ले करना चाहते हैं एम्प्लॉयज का, और इसके लिए हम अब कर्सर के थ्रू काम करते हैं। तो ये ई नेम मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ एम्प्लॉय के, और हमने अभी देखा कि भाई ये सिलेक्ट इनटू से तो होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि पहले डिक्लेयर सेक्शन में जाओ, यहाँ पे कर्सर डिक्लेयर करना है। कर्सर डिक्लेयर का सिंटैक्स देख लेते हैं। कर्सर नेम इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो कर्सर नेम इज लेट्स सपोज C1 इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है मेरी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये सिंपल ई नेम सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसने क्या किया, ई नेम सेलेक्ट किए एम्प्लॉय से और किस में स्टोर कर दिए, इस C1 में स्टोर कर दिए। अब बिगिन में जाके सबसे पहले ये बोलता है भी कर्सर को ओपन कर लो। तो कर्सर को हमने ओपन कर लिया। अब कर्सर ओपन हो गया। अब ये बोलता है कि फेच करो।
ओपन करने के बाद फेच करो कर्सर नेम को वेरिएबल में, लेकिन ये फेच किस में करने हैं, लूप में करने हैं। तो लेट्स फर्स्ट क्रिएट ए लूप। तो एक लूप बना लेते हैं, सिंपल लूप बना लेता हूँ, और इस लूप के अंदर अभी हमने पढ़ा कि फेच करना है, और फेच का सिंटेक्स है फेच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल नेम। तो कितने मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने चाहिए, कोई बताएगा मुझे इस केस में? 1 1। तो One. ये n में स्टोर कर लेते हैं। तो अब ये One. n नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर्सर नेम इनटू वेरिएबल नेम, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो ये n यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। n किसके लिए बना रहा हूं मैं, n की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? Sir, ename. ename हाँ, ELB dot ename Dot ename percentage. percentage type. परसेंटेज टाइप, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। सो n का डाटा टाइप डिक्लेयर होगी, imp डॉट ename परसेंटेज टाइप, तो ये n नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब ये आपको ये भी पता है कि जो लूप है ये एंड लूप, ये इनफाइनाइट लूप है, और मुझे इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस लूप से बाहर कब निकलूंगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस फेच करता जाएगा, पहली बार फेच फर्स्ट करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो एग्जिट करने के लिए क्या करूं, कोई बता सकता है मुझे कि व्हेन आई शुड एग्जिट? Exit when Not found. वेरी गुड, Not found. वेरी गुड, वेरी गुड। तो एग्जिट व्हेन, तो इससे बाहर निकलने के लिए एग्जिट व्हेन यूज करना है। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जिट व्हेन में क्या कंडीशन लिखूं? एग्जिट व्हेन कर्सर नेम कब तक चलते जाएं, जब तक रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन जैसे रिकॉर्ड मिलने बंद हो जाए, बाहर आ जाए, तो एग्जिट व्हेन क्या लिखूं? एट्रीब्यूट वही Percentage 4 है, found. परसेंटेज एग्जिट व्हेन, परसेंटेज फाउंड या परसेंटेज नॉट फाउंड? Not found. not Not found. Sir, found. not found. Not found. वेरी गुड, नॉट फाउंड। तो देखो हमने बना लिया कोड, बहुत बढ़िया है। हमने लिख लिया एग्जिट व्हेन, कब? वहां एसक्यूएल लिख रहे थे क्योंकि कर्सर का नाम एसक्यूएल था, और यहाँ पे मुझे अपना नाम देना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एग्जिट व्हेन कब? C1 परसेंटेज नॉट फाउंड। तो जब C1 परसेंटेज नॉट फाउंड होगा तो यहाँ से भाई बाहर आ जाना। लेकिन अगर मिलता है, अगर उसको फर्स्ट टाइम मिलेगा, सेकेंड टाइम मिलता है, तो मुझे वैल्यू डिस्प्ले भी करनी थी, dbms underscore output dot put underscore line, लिखता हूं नेम इज n, और ये एंड लूप, और लूप खत्म। तो दोबारा देखते हैं, हमने कर्सर को ओपन किया, और इस कर्सर को ओपन करके हमने इस कर्सर की पहली रो को फेच किया वेरिएबल n में, पहली बार रो मिल गई होगी तो एग्जिट स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो ये चल जाएगी, जिसमें मैं वैल्यू डिस्प्ले कर दूंगा। फिर सेकेंड रो फेच होगी, ये डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड फेच होगी, तो जैसे ही फेच के बाद नहीं मिलता, मान लो थर्ड पे कोई रो नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ये डीबीएमएस आउटपुट नहीं चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, फेच के बाद सीधा मुझे चेक करना है कि कुछ मिला या नहीं मिला। अगर मिलेगा तभी यहाँ जाऊं, नहीं मिलता तो सीधा बाहर आ जाऊं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट लर्निंग कि फेच के बाद सीधा एग्जिट के लिए चेक करो, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो फिर ये डीबीएमएस आउटपुट नहीं चलनी चाहिए, तो सीधा एग्जिट कर जाना चाहिए। तो एग्जिट इसके बाद नहीं लगेगा। तो माय पॉइंट इज दिस, एग्जिट शुड, एक मिनट मुझे पहले बताना, समझा दो सर ये फिर से। हाँ मैं बता रहा हूँ, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ये बात जरूरी है, ये बात जरूरी है कि जो एग्जिट है वो यहाँ नहीं मैं लगा सकता, क्यों? लेट्स टेक वन एग्जांपल। सो लेट्स सपोज आपके पास ई नेम थे, और ये ई नेम थे मेरे पास A B C और D, 4 ई नेम थे। तो शुरू में क्या किया आपने, यहाँ से ये ई नेम फेच किए, यू कैन सी कि यहाँ से हमने सेलेक्ट में फेच किए, और ये जो थे ये कर्सर C1 में आ गए। तो ओपन C1 विल ओपन दिस कर्सर, फेच C1 इनटू n, तो ये वेरिएबल का नाम फेच करके n में पहली बार, और रिकॉर्ड उसको मिला है। तो मैं कोड अभी जो ओरिजिनल था वही दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जो ओरिजिनल कोड था मैं वही दिखाता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो पहला उसको मिल गया
सो पहला हमें यहाँ पे नेम C1 को उसने फेच किया और उसको ये वैल्यू n में मिल गई। तो जब हमने वैल्यू की है तो उसको रिकॉर्ड मिल गया है, तो मिल गया है मतलब परसेंटेज फाउंड जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि उसको रिकॉर्ड मिला है। तो परसेंटेज फाउंड विल रिटर्न फॉल्स इस सिचुएशन में, और ये एग्जिट नहीं करेगा और ये n की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, यानी कि a डिस्प्ले कर देगा। फिर ये वापस जाके अगली बार फिर फेच करेगा, तो अगली बार ये काउंटर वेरिएबल अगले पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब इंक्रीमेंट नहीं करना है, खुद ब खुद है। जब भी फेच अगली बार n होगी तो नेक्स्ट रो को फेच करेगी। तो अगली बार जब ये फेच होगा तो अगेन परसेंटेज फाउंड विल रिटर्न फॉल्स, तो इसलिए डीबीएमएस आउटपुट वाली स्टेटमेंट फायर हो जाएगी और ये b डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट टाइम फिर लूप पे जाएंगे तो ये c डिस्प्ले कर देगा क्योंकि ये अभी भी फॉल्स रिटर्न करेगा। अगली बार ये d डिस्प्ले कर देगा क्योंकि अभी भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन d के बाद, जैसे ही आप d के बाद वापस आके फेच करोगे, तो d के बाद जब फेच करोगे तो यहाँ पे इसको जो नॉट फाउंड है ये क्या दे देगा, ट्रू रिटर्न कर दे, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ये नॉट फाउंड जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा, एग्जिट व्हेन C1 परसेंटेज नॉट फाउंड, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही ये ट्रू होगा ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा और ये डीबीएमएस वाली स्टेटमेंट यहाँ फायर नहीं करेगी। सो ये कितनी बार फायर करेगी, सिर्फ 4 बार जितने रिकॉर्ड है। 5वीं बार ये ट्रू हो जाएगी और सीधा एग्जिट करके बाहर आ जाएगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सो इसलिए मैं ये कह रहा था कि एग्जिट स्टेटमेंट सीधी फेच के बाद यूज करो, सो दैट कि आपकी एरर ना आए, नहीं तो ये 5वीं बार यहाँ एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहीं पे चेक करूंगा कि फेच के बाद सीधा चेक करूंगा कि है या नहीं है। तो फेच के बाद जैसे उसने बोला ट्रू है तो सीधा एग्जिट कर जाऊंगा और लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो यहाँ हम बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद हम यहाँ पे एंड लूप करते हैं, और एंड लूप करने के बाद मुझे कर्सर को खुद क्लोज करना है। सो दैट्स व्हाई नाउ कर्सर कैन बी इन ओपन स्टेट आल्सो, और यहाँ पे इसको एंड कर देना है। तो यहाँ मैं कर्सर को एंड कर दूंगा और इसको रन करता हूँ। सो यू कैन सी नेम इज राम राम राम। तो 4 बार हमारे सबके नेम सेम थे तो इसलिए 4 टाइम इसमें राम डिस्प्ले कर दिया। सो वी हैव डन the same task, but this is first time we are able to process multiple rows with the use of cursor. अब मैं आपको बोलता हूं कि मुझे नेम के साथ साथ डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए। So can you change this code so that I can display both name as well as department number? कहाँ चेंज करूं? दो वेरिएबल्स हैं। Sir, select ename and department. तो सबसे पहले यहाँ चेंज होगा select ename comma department number। उसके बाद ये ओपन हुआ, ये फेच कर्सर नेम इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल होने चाहिए अब? 2 variable. तो n और d, तो d भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। d का Yes. imp person, Imp dot. department number. चलो ये डिक्लेयर कर ले अपन, और ये सेम रहेगा। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा नेम के साथ साथ db, नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर इज। तो n और d 2 चीजें डिस्प्ले कर देंगे। लेट्स रन इट। सो यू कैन सी डिपार्टमेंट नंबर और नाम दोनों आ गए। गुड। अब अगर मुझे 4 कॉलम करने हैं तो 4 डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वही फंडा पुराने वाला मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम चाहिए। तो सारे कॉलम चाहिए तो आप यहाँ क्या कर दोगे, सेलेक्ट स्टार। तो अब मुझे यहाँ इनटू में क्या करना चाहिए, एक variable. 1 और रो टाइप करके। लो टाइप वेरिएबल। Yes, sir. Row type variable. आने आ गए तो ये बड़े गुड। सो ये रो टाइप वेरिएबल बना दूंगा, imp परसेंटेज रो टाइप, और अब ये पूरे का पूरा इसमें आ जाएगा। और यहाँ नेम कैसे लेके आऊँ, अब नेम रिकॉर्ड कैसे, rec डॉट नेम rec dot name, Rec dot ename and rec dot dp. डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और जो जो चाहिए आप सब इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये भी एक बोर्ड बन गया कि अगर एक कॉलम है तो ठीक है, लेकिन 5-10 है तो आप REC से काम चला लो और वो आपका बन जाएगा। So you can see we are able to get the same output with the use of REC and this. ठीक है जी। सो इस तरह से हम मल्टीपल रोज को इसमें कर्सर के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं और उसकी आउटपुट देख सकते हैं।
तो ये था फंडा हमारे पास, और काफी इंपॉर्टेंट हमने जो पॉइंट है वो सीख लिया कि एक्सप्लिसिट कर्सर की इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके थ्रू हमने जो प्रोग्राम है वो ये सब समझ लिया। डिपार्टमेंट नंबर का मैं ये चला रहा था और ये प्रोग्राम अभी हमने रन किया है। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए नंबर नेम जॉब डिस्प्ले कर रहा है। तो हम एक ना यहाँ पे देखिए, एक ये भी फंडा है, ये भी आप समझ लीजिए। सिलेक्ट में मैं कितनी चीजें सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो इस सिलेक्ट में कितनी चीजें सिलेक्ट हो रही हैं, 3 चीजें सिलेक्ट हो रही हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए, और ये किस में जा रही हैं, C1 में जा रही हैं। तो यहाँ पे जो REC डिक्लेयर किया है वो देखिए, मैंने क्या किया है, C1 परसेंटेज रो टाइप। तो ये भी पॉसिबल है कि REC में वो सारे रोज चली जाएंगी जो किसमें है, कर्सर में है। टेबल में तो हो सकता था 7-8 कॉलम हो, टेबल में तो और भी कॉलम हो सकते हैं इस EMP टेबल में, लेकिन मैंने ये तीन कॉलम सेलेक्ट किए थे कर्सर में। तो इस REC में कितने कॉलम आएंगे बोलो, मान लो एम्प्लॉय टेबल में 7 है और C1 में 3 है, तो REC में कितने आएंगे, सर 3। 3। तो मुझे तो अल्टीमेटली कर्सर के लिए ही चाहिए था, तो इसलिए सम टाइम वी कैन आल्सो यूज दिस कोड आल्सो। C1 परसेंटेज रो टाइप भी हम यूज कर सकते थे, और ये वैल्यू मैंने डिस्प्ले कर दी। और आप देखते हैं कि फेच के बाद सीधा हम एग्जिट यूज करते हैं, और अगर नहीं है तो बाहर आ जाएंगे। ये ओपन किया, ये लूप हुआ, और ये क्लोज कर दिया, और ये एंड कर दिया। तो इतना ही था। और एक एक्सरसाइज है, वो तो चलो आप वीडियो से देख लेंगे, कर लेंगे बाद में। हाँ, एक ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था फंडा। We have something very interesting called as cursor for loop. So I will take few minutes more. So cursor for loop. Cursor for loop की तरह है। जैसे for loop बड़ा पावरफुल था while loop या simple loop से, इसी तरह से cursor for loop भी बहुत पावरफुल है, और ये कोड को बड़ा छोटा कर देता है। तो cursor for loop का जो कोड है वो ये है। cursor for loop का जो कोड है वो है for variable name in cursor name loop and loop और statement। तो for loop का cursor for loop का सिंटैक्स है for variable name in cursor name loop और end loop। तो यहाँ variable name वही आ गया fetch वाला, तो जो ये cursor name है उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में आके fetch हो जाती है। तो जो भी cursor में माल है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, और ये लूप है और ये एंड लूप है, और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या क्या कुछ इनबिल्ट चीजें हैं कि ये जो लूप है ये ऑटोमेटिकली फेच होता है। सो इसमें कोई फेच स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये सीधा ही फेच कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, इन सीधा ही आ गए, कर्सर की वैल्यू सीधी वेरिएबल में जा रही है। सो ये ऑटोमेटिक फेच हो रही है। सो एक्सटर्नल फेच यूज करने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये खुद ब खुद कर्सर को ओपन भी कर देता है। जैसे ही फॉर लूप शुरू करते हो ये कर्सर अपने आप ओपन हो जाता है। सो ओपन भी एक्सटर्नल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फॉर लूप से बाहर निकलते हो ये खुद ब खुद कर्सर को क्लोज भी कर देता है। सो कर्सर को एक्सटर्नली क्लोज भी करने की जरूरत नहीं है। तो कितना पावरफुल कोड हो गया। ना कर्सर को ओपन करना है, ना कर्सर को ओपन करना है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जब ये कर्सर फॉर लूप शुरू होगा। जैसे ही बाहर निकलते हो कर्सर से ये खुद ब खुद कर्सर को क्लोज भी कर देगा। और फेच तो ये बाय डिफॉल्ट कर ही रहा है क्योंकि इन यूज हो रहा है सो ये फेच भी कर रहा है। चौथी चीज, ये एक और काम करता है कि ये वेरिएबल जो है ये इसको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर भी कर देता है। तो ये जो वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है कैसा, कर्सर परसेंटेज रो टाइप का। तो ये ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल को रो टाइप का डिक्लेयर भी कर देता है। तो मतलब डिक्लेयर भी करने की जरूरत नहीं है। किसको, वेरिएबल को। कर्सर को तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद उसको डिक्लेयर भी कर देता है। तो बहुत पावरफुल है, काफी कोड इससे छोटा हो जाएगा। तो मैं अभी सेम प्रोग्राम को कर्सर फॉर लूप से करके दिखाऊंगा और फिर हम ये सेशन क्लोज करेंगे। एक छोटा सा क्विज होगा एंड देन वी विल वाइंड अप। सो लेट्स डू द सेम विद दिस कोड। दोबारा देख लेते हैं सिंटेक्स। फॉर वेरिएबल नेम इन कर्सर नेम, जो कर्सर में है वो सब इस वेरिएबल में आ जाएगा, और ये वेरिएबल रो टाइप का है सो दैट कर्सर की सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाए। और लूप एंड लूप ये ऑटोमेटिकली फेचिंग कर रहा है। जैसे कर्सर शुरू होगा कर्सर खुद ब खुद ओपन होगा,
और एंड लूप के बाद ये खुद क्लोज हो जाएगा। सो आपको खुद ओपन क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही इसको डिक्लेयर करने की। सो लेट्स डू दैट। तो कर्सर तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला कि वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी, कर्सर को ओपन करने की भी जरूरत नहीं होगी। फॉर लूप यूज करना है, सो ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, फॉर वेरिएबल नेम कर्सर नेम लूप, यही पढ़ा ना हमने। सो देख लेते हैं दोबारा, फॉर वेरिएबल नेम इन कर्सर नेम लूप। तो यू कैन सी फॉर वेरिएबल नेम इन कर्सर नेम लूप। तो कर्सर का नाम C1 था, इसमें वेरिएबल आ गया, डिस्प्ले कर दिया ये जो जो चाहिए था, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा ना, REC में आ गया और ये आ गया, और एंड लूप क्लोज भी नहीं करना, खत्म काम। तो देखिए, ना मैंने फेच यूज किया, ना ओपन यूज किया, ना हमें एग्जिट व्हेन यूज करनी पड़ी। सो सिंपल हो गया, फॉर वेरिएबल नेम इन कर्सर लूप एंड लूप, और जो काम करना है वो करो। खुद ब खुद कर्सर ओपन हुआ, खुद ब खुद क्लोज होगा, खुद ब खुद ये वेरिएबल भी डिक्लेयर हो जाएगा। पहले रन करते हैं। सो यू कैन सी यू गॉट द आउटपुट, वेरी गुड। तो कितना आसान कोड हो गया हमारे पास कि कॉमनली अब इस कर्सर फॉर लूप को पढ़ने के बाद आई नो दैट कि यू आर गोइंग टू यूज कर्सर फॉर लूप एवरी टाइम व्हेनेवर यू नीड टू यूज कर्सर, बिकॉज देयर इज नो नीड टू ओपन इट, देयर इज नो नीड टू क्लोज इट, और देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर इट। तो ये ऑटोमेटिकली ये REC टाइप रो टाइप का वेरिएबल बन गया, और इसमें आपने ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कर दिए। सो इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो वेरिएबल्स में डेटा टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेसिकली। हाँ, तो ये वेरिएबल उसने एक्चुअली ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली इसने रो टाइप का खुद ब खुद डिक्लेयर कर दिया, कर्सर ये वाला। तो ये उसने खुद ब खुद डिक्लेयर किया है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक। और इस REC का स्कोप सिर्फ इस फॉर लूप तक अवेलेबल है। अगर यहाँ एक्सेस करोगे तो फिर एरर आएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सिर्फ यहाँ तक ही अवेलेबल है। यस, सो दिस इज द पॉइंट। सर हाँ जी। कर्सर के एट्रीब्यूट्स डिफाइंड कहाँ होते हैं? डिफाइन इन द सेंस, सर उसकी कोई डेफिनेशन होगी कर्सर के एट्रीब्यूट की कि अगर हम ये एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो ये चीज होगी, तो वो डिफाइन कहाँ रहता है वो? देखो वो तो उसकी डाटा डिक्शनरी में चीजें डिफाइन रहती हैं, बट दिस इज द वे इट इज डिफाइंड इंटरनली। So this is the meaning for each of the attribute. These are general cursor attribute, and here it is defined कि भाई is open, found, row found, और ये सब इस तरह से काम करता है। तो this is defined in the way, and we have to just use it. These are internal system variable, and whenever it is required, you can use it. So आज के लिए इतना ही है, और now it is a time for quiz. So I'm going to open quiz for you. So for this, let's start this. Check कर ले, मैं first question से शुरू कर रहा हूँ कि नहीं। Yeah. So I request all of you to open this menti.com, and the code is this. We have 6 questions today. सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। Okay. So let's share the screen. चलो जी, अब देख पा रहे हैं आप? So we have total 86 participants, so you can use it. So technology is wonderful, मतलब कितना कुछ बना दिया ना, कितना अच्छा क्विज हम ले पाते हैं। कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं से पढ़ा रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। सर वेट, I'm joining. क्या आप बोला, मैं सुन नहीं पाया। सर ज्वाइन कर रहे हैं 1 मिनट से। हाँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल। Please
repeat the code? Yeah, the code is 93664962. I'm again repeating 93664962. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, so I just want to have more number of students in these sessions because we are doing this for all the student community, but it is very wonderful that total हमारे पास ग्रुप में 700 प्लस स्टूडेंट हैं, बट वी ओनली हमारे पास 100 के करीब, अब 100 से भी लेस देन रह गए हैं. वी हैव जस्ट 80 स्टूडेंट्स टोटल. मेरी जो एक्चुअल क्लास है उसमें 110 है, उसमें 20 बच्चे आते हैं, यहाँ 700 में से 85 बच्चे आते हैं. So this is very disappointed, but yeah, this is another way that कि disappoint नहीं होना चाहिए. You should carry on your work. But yes, please ask your friends to join these kind of sessions, and these are very useful. And I hope that कि देखिए वीडियो अलग से देखना अपने टाइम पे वो अलग बात है, but once you have these kind, अगर आप ऑनलाइन उसी समय कर लेते हैं तो जो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग है वो काफी बेटर और काफी फास्ट होती है. So this is very important to follow all those contents, but it is good that you are following it. Sometimes I feel helpless कि in this particular situation कि क्या किया जाए. तो menti.com we have total 84, so 79 ने ज्वाइन किया है 84 में से. So let's start with this. So I'm going to start with first question. So it is equal percentage row count, not delete count. So it is row count. So it is 50, answer it correctly. So let's see. Abhay is on top. So next. SQL percentage found always give true. This is wrong. Actually, SQL percentage found true बनेगा अगर update हुआ. अगर update नहीं हुआ है तो ये false देगा. Brimstone is on top. SQL percentage is open, always give false. Yes, because जब भी आप ओपन के अगली स्टेटमेंट में SQL percentage is open करोगे तो ये हमेशा क्लोज रहता है, तो इज ओपन कभी भी नहीं होता है, तो ये हमेशा false ही रिटर्न करता है. So yes, answer is yes. तो काफी चेंज हो गया. अभी इशिता आशिमा नंबर 3 पे है, अभी शिखर PB65 भी है कोई. समृद्धि ने ये फास्टेस्ट दिया है. गुड. फोर्थ
तो कर्सर फॉर लूप को एग्जिट स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। एग्जिट का मतलब एग्जिट व्हेन से है, तो एग्जिट व्हेन वी ओनली यूज इन सिंपल लूप। कर्सर फॉर लूप तो खुद ब खुद एग्जिट कर देता है जब एंड लूप आता है, तो इसमें एग्जिट स्टेटमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। इसको फेच एक मानना, ये दो गलती से हो गया। इट इज फेच कर्सर नेम, सो कंसिडर इट एज ए फेच कर्सर नेम। तो फेच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल नेम है, फेच कर्सर नेम इनटू एसक्यूएल नहीं है, तो इनटू एसक्यूएल वाला गलत हो गया। फेच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल में यहाँ पे इनटू में स्पेस डाल दिया था मैंने लास्ट वाली ऑप्शन में, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि इनटू में स्पेस नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसलिए गलत है, फेच कर्सर नेम इनटू के आगे एसक्यूएल नहीं आ सकता, सो फेच कर्सर नेम के आगे इनटू में वेरिएबल नेम है एंड इट इज कंप्लीट तो है ही नहीं है, सो इसलिए 24 का ये ठीक है। काफी चेंज हो रहा है आज। इशिता PB65 भी आ गया नंबर 2 पे। मनी, आयुष, अर्श। सो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आप डिवाइड हो गए। वेरिएबल नेम एंड कर्सर नेम, कर्सर के बारे में पूछा है, कर्सर तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो कर्सर नीड टू बी डिक्लेयर्ड बट वेरिएबल नीड नॉट टू बी डिक्लेयर्ड, या वी हैव टू डिक्लेयर द कर्सर। 37। तो लेट्स सी द फाइनल top 10 positions. So first is Ishita, second is PB65, third is Ayush, Harsh, Inderjeet, Adarvan, Infinity, Shikhar, Arushi और Ashima Malhotra. So Ishita, please unmute yourself and tell something about yourself. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am Ishita from Thapa University from third year. Third year, good. Third year में आप कहाँ से हैं? सर बठिंडा पंजाब। तो आपने PLS को सेकेंड ईयर में भी किया होगा आई होप, है ना? Yes sir. तब DBMS किसने करवाया था आपको? सर तरुणप्रीत मैम। ओके ओके, लास्ट ईयर शायद मैंने नहीं पढ़ाया था। ओके, PB65 वाला कौन है? PB65 वाला, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज क्विकली। आयुष, जो टॉप 10 है अपना नाम देख रहे हैं, आयुष, अर्श, इंद्रजीत, अदरवन, एनीवन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस। इट्स फॉर ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है? आयुष गोयल। आयुष थर्ड, ओके। आप कहाँ से हैं और किस ईयर से? सर थापर सेकंड ईयर। गुड गुड। किस ग्रुप नंबर के आप? सर COE 29। 29 हमारे ग्रुप का ही है, चलो बढ़िया। हाँ जी, अर्श, बाकी कहाँ? हरी, सर आई एम आल्सो फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर। क्या नाम है आपका? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप से, ओके ओके, गुड। यस, नेक्स्ट। इवनिंग सर, माय सेल्फ शिखर। और कहाँ से हो, किस ईयर से हो? सेकंड ईयर CSE पटियाला थापर यूनिवर्सिटी। और कौन सा ग्रुप है आपका? CSE
हाँ जी, CSC 3 COPC branch. ओके ओके, नेक्स्ट। Sir, Indrajit Singh from Amritsar College of Engineering and Technology. अरे वाह, गुड। तो CSE second. सेकेंड ईयर आपको DBMS इस सेमेस्टर में है या पढ़नी है अभी कि पढ़ ली? Yes sir. Yes sir, इस time. अच्छा, इस सेमेस्टर में चल रही है। और आपके एग्जाम का क्या स्टेटस? क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं? Yes sir. और एग्जाम पिछले सेमेस्टर के हो गए थे आपके? Yes sir. Online हुए थे. ओके, तो कैसे ऑनलाइन हुए थे? मतलब फिजिकल, मतलब कैसे पेपर किए थे आपने? मतलब वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे या ऑब्जेक्टिव टाइप थे, या कैसे किए, थोड़ा बताओ। Sir, objective type questions थे. ओके ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप से हुआ था। और इस सेमेस्टर में क्या प्लान है? Sir, maybe same. और आपकी जो Online mode. आपकी जो इवैल्यूएशन, पिछली बार उनका अपना खुद का पोर्टल है जिसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हुए थे, कैसे हुए थे, कुछ बताइए। Yes sir. Yes sir, कॉलेज के ही पोर्टल के ऊपर MCQ टेस्ट हुआ था. ओके ओके, कॉलेज के अपने पोर्टल पे हुआ था। और कॉलेज ने लिया था, यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया था? अरे, No sir. तो हर कॉलेज ने अपने अपने बच्चों का पेपर लिया और फिर फाइनली उन्होंने रिजल्ट दे दिया, ऐसे हुआ? मतलब अदरवाइज तो आप PTU के अंडर आ रहे हैं ना, तो PTU ने मतलब हर कॉलेज को बोल दिया कि अपना अपना टेस्ट लेके देख लें। Yes sir. ओके ओके। Sir, actually हमारा कॉलेज अनवर्स कॉलेज है ना. अच्छा, आपका तो हो गया ना अब, या गुड गुड, आई गॉट इट, या यस, नेक्स्ट। Sir, Ashima Malhotra from Thapar University, second year, EIC branch. ओके ओके ओके, किस ग्रुप से है? Sir, EIC 3, मतलब वैसे मैंने माइनर लिया हुआ है। ओके ओके, माइनर में इस सेमेस्टर में आपका चल रहा है? Yes sir, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके ओके, गुड गुड गुड, या यस, नेक्स्ट। कोई और? Sir, I'm Arushi. I'm also from Thapar and I'm currently in third year, ENC branch. ENC, गुड गुड। ENC आपने DBMS पढ़ा हुआ है पहले? पढ़ा होगा। सर अभी चल रहा है, अच्छा, अभी इस सेमेस्टर है। ओके ओके ओके, बढ़िया। हमारे साथ ही फिर कर रहे हो ना अभी? हाँ जी सर। तो एक साथ ही होगा सेकंड ईयर के साथ ही, आई होप, है ना? हाँ जी सर। गुड, या एनीवन एल्स? So yes, please share this information about this course with your friends, or I will like to see more number of students in next session. So there will be no class next week, और अगले वीक फिर हम maybe Wednesday या Saturday क्लास लेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। But let's break for 1 week and then we will see. Okay? ओके सर। वीडियोस भेज दीजिएगा सर ग्रुप पर। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे और उस पे भी। चलो, ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू सर। Thank सर आप you. इन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया करो, सेमिनार्स को। हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगा। बाकी अदरवाइज भी हैं, बट ये भी कर Yes. देंगे। यस, ओके, थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे। अब जो पिछले वीडियो सेशंस हैं सारे कवर अप कर लेना, और जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलना कि दे कैन फॉलो दोज कंटेंट्स, एंड इट विल बी गुड इफ यू कैन टीच देम, और खुद उनको थोड़ा पढ़ा दीजिए सो दैट कि जो बाकी हैं वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। सो दिस इज टफ टाइम एंड we should help each other as much as possible. So you can also take online Zoom classes of your friends, और उससे काम चलाने की कोशिश कीजिए। हमसे तो पढ़ते नहीं, आपसे पढ़ लेंगे। So it is good that you start taking also your own Zoom sessions after learning these concepts.
PPTs हमने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर की है दूसरे ग्रुप के ऊपर, तो मैं आपसे भी शेयर कर लूँगा. PPT will be available to you. But again, I always request you to please read the material from the book. Book is also available online now. तो आप उस बुक से भी प्लीज पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अदरवाइज जो नॉलेज है वो लिमिटेड रह जाएगी. कोई ना कोई क्वेश्चन प्लेसमेंट में किसी ने पूछ लिया, वो सारी मेहनत करके फिर वो रह जाता है. सो माय सजेशन इज यू टू रीड द बुक ऑल्सो. व्हेन we have discussed everything, it will take just 50 to 30 minutes to cover the whole chapter from the book, and that will give you good feeling. So here I am talking about my simplified approach to DBMS book, and that book is available online. So you can refer that book. Just give me a minute. Some of you are still live. So आपको क्या करना है, सिर्फ everything is now available so easily. तो ये सिंपली pratikbhatia.com है, और इसके ऊपर जाना है. सिंप्लीफाइड अप्रोच टू DBMS, रीड सिंप्लीफाइड अप्रोच DBMS ऑनलाइन. तो ये हमने पूरी PDF फाइल्स चैप्टर वाइज यहाँ डाल दी हैं, और जो PL/SQL वाले चैप्टर्स हैं वो आप एटलीस्ट पढ़ सकते हैं. कर्सर जैसे आज पढ़ा है हमने, तो यू शुड रीड दैट पर्टिकुलर कर्सर चैप्टर टू गेट मोर डिटेल अबाउट दैट. So this is the link which you can directly follow. Otherwise, that book is also available over Amazon. You can order hardbound book, and you can read hard copy also, print copy also. But if you are interested in digital version, that is available free. Yes, this book cover both SQL, PL/SQL and everything. So if you can see this also, these are the content of this book. Just give me a minute. So yeah, this is the content, and you can see that here in this book we have discussed whole DBMS. We have also covered SQL and PL/SQL. So this book cover SQL, PL/SQL and DBMS, and here we have talked about PL/SQL statements, error handling, cursors. तो ये चैप्टर नंबर 30, 31 और 32, ये 3 चैप्टर पढ़ने को मैं आपको बोल रहा हूँ कि you should spend some time to read these 3 chapters. Then these are the 2 topics जो अभी हमने पढ़ने हैं. टोटल 5 हैं, और ये ऊपर हमारे पास सारी सिलेक्ट है. इसमें हमने SQL, इनबिल्ट फंक्शन, ग्रुपिंग, ज्वाइनिंग, सब क्वेरी, मैनेजिंग टेबल्स, DACL, TCL. तो ये टोटल 9 चैप्टर जो हैं ये SQL के हैं, और टोटल 5 चैप्टर जो हैं ये PL/SQL के हैं. तो 20 से लेके 34 तक 14 जो चैप्टर हैं ये SQL और PL/SQL के हैं. So you can follow these. And otherwise, this book also cover about DBMS, ER models, normalization, transaction, concurrency, and everything. So this is full DBMS course. So you can follow that book, and it is available over Amazon also. You can just search this book, and you can order it. Yes. Okay, God bless you.